आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया था पिछले वाले वीडियो में, और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है अब इस वीडियो में हम उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फिर हम शुरू करते हैं 30 प्रश्न के आगे से। प्रश्न संख्या 31 है, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ था? ऑप्शन है 1905, 1908, 1913 और 1912। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। तो यहाँ हम लोग जान लेंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और उसके बाद उसका एकीकरण जो है वो 1912 में किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और इसके बारे में हम जान लेंगे। भारत में होम रूल आंदोलन जो था वो सबसे पहले एनी बेसेंट ने शुरू किया था, जबकि ये बात सच है कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था और उन्होंने अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो इसमें एनी बेसेंट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेहरू और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सबको मालूम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और ये की गई थी किसके द्वारा? तो ये थे ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा की गई थी, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनको वयोवृद्ध भी कहा जाता था दादा भाई नेहरू जी को, तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1906, 1969 और 1911। तो ये हम सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन था वो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और ये विभाजन स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर हुआ था। गरम दल और नरम दल में ये कांग्रेस जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में बट गई थी। तो इसका सही ऑप्शन 1907 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। तो आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि ये नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन यहाँ ये भगत सिंह नहीं होगा, ये सेकेंड ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, ये सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे। ये मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल के बारे में कहा गया है। ये जो थे अविभाजित भारत, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय ये प्रसिद्ध शायर, लेखक, नेता और दार्शनिक भी थे, और इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्याचल, अरावली और नीलगिरी। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है, इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी ये नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। और ये किस राज्य में है तो ये भी हम लोग जान लेंगे। ये नागार्जुन सागर बांध जो है ये तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 45वां संशोधन, 51वां संशोधन और 43वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे, समाजवादी और भी इसमें शब्द जो जोड़े गए थे वो सब 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व और नहीं व्यय कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। जो भारत की आकस्मिकता निधि होती है उसको राष्ट्रपति किस तरह से उसका खर्च कर सकते, उपयोग कर सकते हैं, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। संसदीय स्वीकृति से पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, रांची और देवघर। तो इसका सही आंसर जो है वो है देवघर, यानी देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? ये चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और इसमें भी पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो यहाँ ध्यान देंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इससे संबंध में कुछ बातें और भी आगे हम बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, गैर कानूनी कर, ज़मींदारों की दमन नीति, भू स्वामियों की मांग और 3 कठिया व्यवस्था। तो इसका जो ये 4 नंबर ऑप्शन है ये यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि कृषकों की शिकायत यही थी कि अंग्रेज़ों ने चंपारण के किसानों से एक एग्रीमेंट करा लिया था और वे उन लोगों से ज़बरदस्ती उनके खेत पर 20 बीघे के खेत में 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, पहला ऑप्शन है धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, तीसरा ऑप्शन है गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था और चौथा ऑप्शन है वे अंग्रेज़ी जानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जो थे वे धर्म के प्रतीक थे। ये उस समय एक मान्यता प्रचलित हो गई थी लोगों में कि गांधी जी एक धर्म के प्रतीक है और उनकी जीत होगी। तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को किस ज़िले में नाकाम कर दिया था? ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, गया, मुंगेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया, यानी गया में अंग्रेज़ी हुकूमत को कांग्रेस ने नाकाम कर दिया था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं यानी हजारीबाग के को गिरफ्तार किया गया था। वे थे, यानी वे कौन लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन दिया है रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान भी लेंगे। यह घटना भारत छोड़ो आंदोलन के समय घटित हुई थी, जिसमें शिव कुमार और रामानंद जो हजारीबाग के रहने वाले थे उनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के भूगोल से। तो बिहार किन देशांतरों के मध्य स्थित है ये इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, दूसरा ऑप्शन लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, तीसरा ऑप्शन लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम सही आंसर देख लेंगे कि क्या होगा। तो ये पहला ऑप्शन सही है, यानी बिहार राज्य जो है वो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, ये इसमें बताना है। ऑप्शन है 4, 5,
3 और 7। तो इसका हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग जल्दी से अगर पता हो तो कमेंट में बताएंगे। ये 3 यानी बिहार के हाँ, तो इसमें हो जाएगा कि बिहार की सीमा से जो राज्य लगते हैं वह है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इसलिए यहाँ ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। अब इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियाँ, यानी खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है वो सबसे प्राचीन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़ और सूखा। तो ये जग जाहिर है और सब लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और बाढ़ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही होती है। तो ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बाढ़। 49 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन यानी बाढ़ सही है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर से अधिक और चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही 4 नंबर ऑप्शन, यानी 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 ये मैथ से है। दो संख्याओं की लघुत्तम समापवर्तय एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 264 एवं 2 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है 18, 16, 24 और 12। तो इस तरह के प्रश्नों का सॉल्व करने का उसके लिए समय चाहिए। अभी शॉर्टकट में आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला होता है दूसरी संख्या इक्वल टू मस गुने लस बटा पहली संख्या। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि अगर इस फार्मूले पर हम बनाएंगे तो इसका सही आंसर आएगा 24। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 24 पे टिक करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देख, ये भी मैथ से ही है। 6 अंकीय संख्या 2, 5, 6, 8, 7 x संख्या 9 यानी 9 से विभाज्य है, जहाँ x एक अंकीय पूर्ण संख्या है। x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 7, 8, 0, 9। तो इसमें तो थोड़ा समय लगेगा बताने में, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में ही ऑप्शन बताते हुए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ये भी मैथ से ही है। एक व्यक्ति ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। उसने 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। शेष दूरी का 2/3 भाग दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं शेष दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसमें दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 57 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्योंकि अभी जो क्लास है ये मैथ के लेकर के स्पेशली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ेगा, कुछ इसमें समय लग सकता है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी में शॉर्टकट में ऑप्शन के द्वारा ही निकाल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर मैथ से अगला क्वेश्चन है, 48,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 14,380 रुपये 80 पैसे हैं। 18,500 रुपये की धनराशि पर समान दर पर 2 वर्षों एवं 6 माह में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन है 8,375 रुपये, 6,475 रुपये, 6,125 रुपये और 5,625 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,475 रुपये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए, बी एवं सी 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि बी ए से 6 अधिक है एवं सी से 18 कम है। यदि ए, बी एवं सी सतत समानुपात में हो तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लेंगे। इसका ऑप्शन है 39, 45, 48 और 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 2 समान भागों में काटा जाता है।
दोनों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। इसका ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है 852 वर्ग सेंटीमीटर, 1104 वर्ग सेंटीमीटर, 880 वर्ग सेंटीमीटर और 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका अभी हम ऑप्शन लेके ही चलेंगे क्योंकि मैथ के लिए यहाँ समय नहीं है और हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने हैं, डीएलएड का भी क्वेश्चन बाकी है, तो इसलिए ऑप्शन देके ही हम इनको बढ़ते चलेंगे आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, बी एवं सी मिलकर उस काम को 9 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए एवं सी मिलकर उस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ऑप्शन है 24 दिन, 10 दिन, 8 दिन और 36 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 दिन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जिन लोगों को इसमें अगर बनाने का मन हो तो वे वीडियो देखते समय इसको रोक के और अपना सॉल्व कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये जो कुछ मैथ वाले क्वेश्चन हैं इनको हम छोड़ देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर इनको बाद में हम कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 अब हम देखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन थे लगभग 10-12 की संख्या में जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ रीजनिंग के थे और कुछ मैथ्स के थे, तो उसको छोड़ दिया गया है। वो बाद में हम लोग कर लेंगे। जिनको पीडीएफ चाहिए वो ले सकते हैं, अपना बना लेंगे। अब आगे हम चलते हैं। जो जीएस डीएलएड का क्वेश्चन देखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ के 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आपका 75 नंबर डीएलएड का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और जीएस ये देखना है, साइंस वगैरह सब मिला करके तो आ ही जाएगा उतना पास होने के लिए। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड और केरल। तो सब लोग जानते हैं, अगर जो लोग अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो उनको पता ही होगा कि नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू विकास बैंक में किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है मिस्र, ईरान, इजराइल और पाकिस्तान, यानी किस नए देश को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर है मिस्र, यानी मिस्र को इसमें शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है। ऑप्शन है अमिताभ घोष, आर.के. नारायण, वी.एस. नायपॉल, नीरज सी चौधरी। करंट अफेयर का न्यूज़ है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर है नीरज सी चौधरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट में सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फ्री चार्ज पेमेंट्स बैंक और व्हाट्सएप पेमेंट्स बैंक। इसका सही आंसर हम देख लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एस सोमनाथ, डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता, वी कामकोटी और आर सुरेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस डैश के दिन मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 4 जुलाई, 4 मार्च और 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नहीं, हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित सौर ऊर्जा कैलकुलेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है
यह कैलकुलेटर दुनिया के किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को मापने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा। दूसरा ऑप्शन है यह दुनिया भर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का स्थान तय करने में मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन है DRDO दुनिया को सौर ऊर्जा कैलकुलेटर उपलब्ध कराएगा। चौथा ऑप्शन है 1 और 2, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों। तो इसका सही आंसर हम देख लेंगे। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसने मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीता? ऑप्शन है आइफा आजमान, मिगुएल रोड्रिगेज, आइफा घोषाल और सौरव घोषाल। तो इसका ऑप्शन हमने देख लिया और इसका सही आंसर हो जाएगा सौरव घोषाल। इन्होंने ये मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीता है। क्वेश्चन नंबर 74 अब देखेंगे। नीचे देशों के नाम तथा उनकी मुद्रा के नाम दिए गए हैं सुमेलन के लिए। नीचे कुछ देश और उनके मुद्रा हैं। अब किसका कौन सा मेल सही है वो आपको बताना है। पहला है अल्बानिया दिनार, अल्जीरिया पेसो, चिली रुपया, श्रीलंका लेक। तो नीचे में देखेंगे इसके बारे में दिया गया है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, मतलब इस तरह से दिया गया है कि किसका कौन सा मिलान सही होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्बानिया जो है वहाँ पे लेक चलता है, यानी वहाँ के पैसे को लेक कहा जाता है। और अगर हम श्रीलंका को देखें, श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है, तो वहाँ रुपया चलता है, डी का 3। तो अगर 1-2 देश का भी अगर हमें पता हो और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि अल्बानिया का लेक हमें पता है ए का 4 और श्रीलंका का रुपया डी का 3, तो देखेंगे ए का 4 और डी का 3 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ए का 4 और डी का 3 दिया है, तो ये सही है। क्योंकि उसके बाद बी का इसी में अगर देखा जाए तो बी का 1 है, यानी अल्जीरिया में दिनार चलता है, और सी का 2 यानी चिली में पेसो चलता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सुभाषिनी हैदर, एम वेंकैया नायडू, अरुण कुमार मिश्रा और 4 में है सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये जो है ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इन्होंने ही लिखी है। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। इस तरह आज कुल 75 प्रश्न हमने किए 2 वीडियो के माध्यम से। जो एक वीडियो मैंने पहले डाला था और अभी का ये दूसरा वीडियो है। अब कल जो हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट, वो अब DLED का होगा। क्योंकि 75 क्वेश्चन हमने GS का कर लिया, अब 75 क्वेश्चन DLED से होंगे। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन है, ये सबको पता है आप लोगों को। तो कल का वीडियो, और कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में मैं पूरे 75 क्वेश्चन को समाहित करूँ। तो एक ही वीडियो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, और वीडियो पूरा देखेंगे, और जो भी आप अपना राय देना चाहें ज़रूर देंगे। धन्यवाद आप सभी का।